हेलो, गुड इवनिंग बॉटनी थर्ड ईयर स्टूडेंट। अभी हम पेपर सेकंड इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो इससे पहले हमने हाइड्रोफाइट्स और जीरोफाइट्स को स्टडी किया था। अभी हम प्लांट्स पर लाइट का क्या इफेक्ट होता है वो पढ़ते हैं। तो वाटर का क्या इफेक्ट है, उसमें जीरोफाइट और हाइड्रोफाइट्स आ गया। अब लाइट का क्या इफेक्ट्स होता है वो हम पढ़ेंगे। तो लाइट्स का इफेक्ट में हमें ये 3 टॉपिक करने हैं, फोटो पीरियोडिज्म, हेलियोफाइट्स एंड सीओफाइट्स। ठीक है, तो प्लांट्स का लाइट पर क्या इफेक्ट होता है वो हम देखते हैं। तो लाइट हमें बेसिकली कहाँ से मिलती है? लाइट सूर्य से ही मिलती है, सन से ही मिलती है। सन ही एकमात्र सोर्स है लाइट के लिए। तो लाइट क्या है कि पादप कारिकी के संदर्भ में दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोफिल निर्माण के लिए प्रकाश की उपस्थिति अत्यधिक आवश्यक होती है। केवल क्लोरोफिल वर्णक में सूर्य की भौतिक विकिरण को अवशोषित कर इसे कार्बोहाइड्रेट के रूप में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की क्षमता होती है। तो क्लोरोफिल ही एक ऐसा सब्सटेंस है जो लाइट एनर्जी को यूज करके उसे केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है और उससे फूड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो प्लांट्स यही करते हैं। तो पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से निर्मित यह भोजन पृथ्वी पर जैविक ऊर्जा का आधार है। पौधों द्वारा निर्मित कार्बोहाइड्रेट को सौर ऊर्जा एवं सजीव जगत के बीच की एकमात्र कड़ी कहा जा सकता है। तो लाइट की कौन सी रेज को हम या कौन से पार्ट को हम यूज कर सकते हैं कि लाइट का वो पार्ट जिससे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है उसे कहते हैं पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो वो लाइट की जो स्पेक्ट्रम है 390 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर तक जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वो यूज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, ये विजिबल स्पेक्ट्रम का ये है रेंज है विजिबल स्पेक्ट्रम की। इधर 390 से बाद में पहले आ जाता है अल्ट्रावायलेट और 380 के बाद का आ जाता है इंफ्रारेड। तो रेड लाइट 760 तक होती है। तो 390 से 760 नैनोमीटर तक जो विजिबल स्पेक्ट्रम है वही यूज में आता है फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी के लिए। तो हम देखते हैं कि प्लांट्स पर लाइट का क्या इफेक्ट होता है, लाइट कितनी जरूरी होती है प्लांट्स के लिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट फॉर प्लांट्स। तो फर्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी पर पादप का वितरण। पृथ्वी पर पादप का वितरण, प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन लाइट से ही डिपेंड होता है, लाइट पर ही डिपेंड रहता है। क्योंकि आप देखते हैं कि जितनी ज्यादा सनलाइट होगी वहां पर ज्यादा सनलाइट होगी तो वहां पे डेजर्ट कंडीशन होगी और वहां पे प्लांट्स कम होंगे या वहां के प्लांट्स डेजर्ट के टाइप के होंगे। और नॉर्मल लाइट होगी तो वहां पर डेंस फॉरेस्ट होंगे। और बिल्कुल ही कम लाइट होगी, जैसे सनलाइट बिल्कुल ही कम पहुंचेगी, जैसे टुंड्रा या नॉर्थ और साउथ पोल हो गया, तो वहां पर प्लांट की कंडीशन अलग होती है। तो प्लांट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लांट का वितरण जो है, पादप का वितरण अर्थ पर, वो डिपेंड करता है लाइट की पोजीशन पे। ठीक है, तो सेकंड है वाष्पोत्सर्जन क्रिया पर प्रभाव, कि अगर लाइट ज्यादा होगी तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, वाष्पोत्सर्जन अगर जब कम होगा तो लाइट वहां पे कम होगी। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन का भी क्लियर हो गया। थर्ड है प्रकाश संश्लेषण। आप जानते हैं कि लाइट जो है, लाइट होगी तभी फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी हो पाएगी। थर्ड है क्लोरोफिल का निर्माण। प्लांट की लीफ में क्लोरोफिल का फॉर्मेशन तभी होगा जब प्लांट्स को फुल सनलाइट मिल पाएगी। अगर सनलाइट नहीं मिल पाएगी तो अगर आप किसी प्लांट को छाया में भी रख के देखो, पहले प्लांट अगर धूप में रखा हुआ है फिर आप उसको 7-8 दिन तक छाया में रख देते हो तो उसकी पूरी जो लीफ है वो येलो हो जाती है। तो वो कंडीशन कहलाती है पांडुरित या इटियोलेटेड कंडीशन, जिसमें प्लांट के सभी क्लोरोफिल नष्ट हो जाते हैं या वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं इटियोलेशन। फिर अगर उस प्लांट को हम वापस सनलाइट में रखते हैं तो वो वापस ग्रीन कलर के हो जाते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल का फॉर्मेशन हो जाता है वहां पे। तो फोर्थ पॉइंट भी क्लियर हो गया। फिफ्थ है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, रंध्र का खुलना व बंद होना भी नियंत्रित होता है प्रकाश की वजह से। जैसे कि आप देखते हैं कि ज्यादातर प्लांट्स में जो स्टोमेटा है वो दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, सनलाइट जरूरी होती है। या फिर डेजर्ट जो प्लांट होते हैं उनमें दिन में स्टोमेटा
बंद रहते हैं और नाइट में खुलते हैं। तो स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग जो है वो डिपेंड करती है सनलाइट पे। सेकंड है, सिक्स्थ है रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रक्रिया है वो भी प्लांट के लाइट पर ही डिपेंड रहती है। सेवंथ है इफेक्ट ऑन प्लांट ग्रोथ। आप देखते हैं कि घर में भी अगर हम प्लांट लगाते हैं तो जिस प्लांट को अच्छी सनलाइट मिल रही है वो अच्छी ग्रोथ करेगा, उसकी लीफ अच्छी होगी, कलरफुल होगी, उसमें फ्लावर बनेंगे, फ्रूट लगेंगे। और जिस प्लांट को आपने छाया में रखा है उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है तो वो उतना इफेक्टिवली हेल्दी ग्रोथ नहीं होगी उस प्लांट की। लास्ट है पादप गतियां। आप जानते हो कि प्लांट जो है किसी भी जैसे सनलाइट है या वाटर है की तरफ गति करते हैं, तो पादप की गतियां भी लाइट पर डिपेंड करती है। जितनी ज्यादा उसको लाइट मिलेगी प्लांट उधर मूव करता जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस हो गई लाइट की प्लांट्स के लिए। अब हम टॉपिक पढ़ते हैं फोटोपीरियोडिज्म या दीप्तिकालिता। फोटोपीरियोडिज्म क्या है कि दिन के समय पौधों के लिए उपलब्ध प्रकाश की अवधि या दीप्तकालिता का प्रत्यक्ष प्रभाव पौधे की जनन अवस्था पर पड़ता है, जिसकी वजह से पौधों में पुष्पन क्रिया या पुष्प का भी विकास प्रभावित होता है। प्रकाश की वह अवधि या दीप्तकाल की गणना रात व दिन के समय की तुलना पर आधारित होती है। तो प्लांट्स को कितना लाइट मिल रही है, कितनी टाइम ड्यूरेशन तक लाइट मिल रही है, उसे कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म। तो उस लाइट में प्लांट क्या करता है, अपनी रिप्रोडक्टिव फेज को कंप्लीट करता है। अगर प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो फ्लावरिंग की प्रोसेस उसमें नहीं होगी। ठीक है, तो प्लांट में पुष्पन की क्रिया लाइट पर ही डिपेंड करती है। तो लाइट की वह क्वांटिटी या क्वालिटी जिसकी वजह से प्लांट अपनी रिप्रोडक्टिव फेज पूरी कर लेता है और फ्लावरिंग क्रिया स्टार्ट करता है, उसे कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म या दीप्तिकालिता। पुष्पन या पुष्प विकास के अंतर्गत जब पौधे को एक निश्चित अवधि के लिए प्रकाश के प्रति एक्सपोज्ड किया जाता है, उस रेंज में पुष्पों का विकास हो जाता है, तो प्रकाश की इस अवधि को क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। तो इस क्रिटिकल पीरियड के बेसिस पे प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: लॉन्ग डे प्लांट्स, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। दीर्घ दिवसीय पौधे, लघु दिवसीय पौधे और डे न्यूट्रल पौधे। ठीक है, तो आपको फोटो पीरियड की डेफिनेशन पता चल गई। प्लांट की वह लाइट की वह अवधि जिसमें प्लांट में से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है वो फोटो पीरियोडिज्म कहलाती है। तो फर्स्ट हम देखते हैं दीर्घ दिवसीय पौधे कौन कौन से हैं या क्या क्या होते हैं वे। तो ऐसे पौधों में पुष्पन के लिए आवश्यक प्रकाश की अवधि सामान्य निर्णायक दीप्तिकाल से भी अधिक होती है। मतलब कि जितना निर्णायक फोटो पीरियड होता है उससे ज्यादा अगर प्लांट को लाइट मिलती है तभी उनमें फ्लावरिंग की प्रोसेस पूरी होती है। तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। मतलब जितना प्लांट को लाइट चाहिए उससे ज्यादा लाइट मिलेगी। एक नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन रहता है, जैसे अगर डे टाइम में हम देखते हैं कि दिन और रात की अवधि है 12 घंटे दिन की अवधि, रात की अवधि भी 12 घंटे। तो 12 में से जो दिन की अवधि है 12 घंटे, उसमें भी प्रॉपर 7 घंटे या 8 घंटे सनलाइट रहती है ना। तो उस 8 घंटे में भी 8 घंटे से ज्यादा अगर प्लांट को सनलाइट मिलेगी तभी वो प्लांट फ्लावरिंग की प्रोसेस पूरी करेगा। ठीक है, तो ये होता है लॉन्ग डे प्लांट्स। और अगर 8 घंटे से कम में प्लांट अगर फ्लावरिंग कर लेते हैं तो उन्हें कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। ठीक है, तो दीर्घ दिवसीय पौधे की एक और डेफिनेशन देखते हैं। अर्थात ऐसे पौधे को प्रतिदिन पुष्पन के समय लगातार लंबे समय के लिए प्रकाश उपलब्ध हो तभी उनमें पुष्पों का निर्माण हो पाता है। जैसे मूली, हायोसाइमस, पालक और आलू, ये ऐसे प्लांट है जिनको लगभग 14 घंटे तापमान लाइट मिलती है तभी वो फ्लावरिंग की स्टेज पूरी करेंगे। सेकंड है लघु दिवसीय पौधे या शॉर्ट डे प्लांट। वे पौधे जिनको पुष्पन के समय प्रतिदिन निर्णायक दीप्तिकाल से भी कम अवधि का प्रकाश प्राप्त होता है तो उसे शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? डहेलिया, गुलदाउदी, तंबाकू आदि। फिर जो है डे न्यूट्रल प्लांट्स क्या होते हैं कि ऐसे प्लांट जिनको जितना क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है उससे कोई मतलब नहीं होता है। अगर कम होता है तब भी वो, अगर लाइट टाइम का पीरियड कम है तब भी वो फ्लावरिंग कर लेते हैं, अगर ज्यादा मिलता है तब भी कर लेते हैं। तो वो होता है कि डे न्यूट्रल प्लांट्स जिनको लाइट की जरूरत नहीं रहती है।
जरूरत रहती है, बट ज्यादा या कम पे ये डिपेंड नहीं करता, वो अपनी फ्लावरिंग स्टेज कभी भी कर सकते हैं। तो ऐसे पौधे जिनमें पुष्पन विकास के लिए दीप्त काल का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देता है वो डे न्यूट्रल प्लांट्स कहलाता है। ये कौन कौन से होते हैं? बैंगन व टमाटर। तो दीप्तिकालिता में पुष्पन के लिए दिन और रात दोनों में से रात्रि के समय की निरंतर अप्रकाशिक अवधि भी अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। तो दीप्ति काल में परिवर्तन ऋतुओं के कारण या देशांतर के बदलने से संभव हो सकता है। जैसे भूमध्य रेखा वाले प्रदेशों में प्राय दिन व रात बराबर 12-12 घंटे के होते हैं, लेकिन जैसे ही भूमध्य रेखा वाले क्षेत्रों से हम उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो गर्मियों में बड़े दिन होते हैं, अर्थात 12 से ज्यादा घंटे, और रातें छोटी हो जाएगी 12 से कम अवधि की। ठीक है, तो ये टाइम ड्यूरेशन जो है वो मैटर करता है फोटोपीरियडिज्म के लिए। तो पृथ्वी के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अनेक प्रकार के पौधों का पाया जाना वो दीप्ति कालिता के अनुसार ही संभव हो पाता। तो अब हम देखते हैं कि ये छाया प्रिय और प्रकाश प्रिय पौधे कौन कौन से होते हैं। प्रकाश की आवश्यकता के आधार पर पादपों को 2 भागों में बांटा गया है, प्रकाश प्रिय आतपरागी या आतपोदविद, फोटोफिलस, हीलियोफिलस और हीलियोफाइट्स। तो वे पौधे जो सूर्य के प्रकाश के पूर्ण प्रकाश में उगते हैं, अर्थात इन्हें अधिक तीव्रता का प्रकाश पसंद होता है, वो प्रकाश प्रिय पौधे कहलाते हैं, जैसे सूरजमुखी, अमेरेंथस पॉपुलस। और दूसरी टाइप में छायारागी या अतपोदविद वो प्लांट्स होते हैं, या सीओफिलस या सीओफाइट्स, ऐसे पौधे जो बहुत कम प्रकाश या छाया में अच्छी वृद्धि करते हैं, उन्हें छायारागी पौधे कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो गए पाइसिया, एबीज और टेक्सस। या हम इसे देखें कि प्रकाश प्रिय पौधे कौन से होंगे, तो हमारे डेजर्ट वाले प्लांट्स हो गए, या जो फॉरेस्ट के प्लांट्स है वो। और छायारागी में कौन से प्लांट्स हो जाएंगे, जो नॉर्थ और साउथ पोल्स पे पाए जाते हैं। ज्यादातर में जिम्नोस्पर्म आ जाएंगे इसमें, जो कम लाइट की प्रेजेंस में अच्छी ग्रो करते हैं। ठीक है, तो कम लाइट की प्रेजेंस में ग्रो करना मीन्स उनको छाया ज्यादा पसंद है, तो इसलिए इनका नाम हो गया छाया प्रिय पौधे। एक ये टेबल है जिसमें आप दोनों में डिफरेंस कर सकते हैं कि छायातापी और सूर्यतापी क्या पौधे हैं। तो उनको हम एक 1 by 1 रीड करते हैं कि इनका तना अपेक्षाकृत कोमल व दुर्बल होता है और इनका जाइलम की मात्रा भी अपेक्षाकृत कम होती है, तो वो तो होते हैं छायातापी पौधे। और इनके अपोजिट सूर्यतापी पौधे क्या होते हैं कि इनका तना दृढ़ मोटा होता है और इनमें जाइलम सुविकसित होता है। फिर छायातापी में सेकंड पॉइंट, इनकी पत्तियां बड़ी, चौड़ी, गहरे रंग की, पतली होती है, जबकि सूर्यतापी की पत्तियां छोटी, चरमिल, मोटी और हल्के रंग की होती है या कटी फटी हुई होती है। थर्ड पॉइंट है कि इनके पर्ण मध्योतक में प्राय केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं स्पंजी मृदुतक पाई जाती है, जिनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस बड़े व सुस्पष्ट होते हैं, जबकि सूर्यतापी पादप में इनके पर्ण मध्योतक में स्पष्ट रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं पैलिसेड उत्तक और स्पंजी मृदुतक कोशिकाएं पाई जाती है। स्पंजी मृदुतक में अंतरकोशिकीय स्थान जो है समान रूप से होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। इनमें खंभ उत्तक बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो 2 टाइप की मेसोफिल टिश्यू पाए जाते हैं छायातापी पौधों में, जबकि एक ही टाइप के पाए जाते हैं सूर्यतापी पौधों में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इनके पादप शरीर में शाखाएं कम संख्या में, पर्व लंबे तथा पर्व संध्या दूर दूर होती है, जबकि सूर्यतापी पादप में शाखाएं अधिक, पर्व संध्या पास पास व पर्व छोटे होते हैं। ब्रांचेस इनकी ज्यादा होगी और इनकी ब्रांचेस जो है छायातापी की ब्रांचेस कम होगी। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं छायातापी में कि तने पर, पत्तियां पर रोम कम मात्रा में पाए जाते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते, जबकि सूर्यतापी पौधों की तने पे और पत्तियों पर रोम पाए जाते हैं। लीफ पर जो स्टोमेटा है कम होते हैं या पत्ती की दोनों सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं इक्वली। और सूर्यतापी में पर्णरंध्र प्राय निचली सतह पर अधिक संख्या में होते हैं और ऊपरी सतह पर कम होते हैं। क्योंकि ऊपरी सतह पर कम क्यों होंगे, क्योंकि ऊपरी सतह पर अगर ज्यादा होंगे तो उनसे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया ज्यादा हो जाएगी, तो इसलिए अपने वाटर को बचाने के लिए निचली सतह पर ज्यादा रंध्र पाए जाते हैं। फिर 7 पॉइंट है कि बाह्य त्वचा एक पंक्तिक होती है। पत्तियों की दोनों सतहों पर बाह्य त्वचा की कोशिकाएं हरित लवक युक्त होती है, जिन पर क्यूटिन की पतली परत पाई जाती है। और इसमें इनकी पत्तियों की ऊपरी त्वचा बहुपंक्तिक होती है, जिसमें हरित लवक नहीं पाए जाते हैं, और इनकी क्यूटिकल मोटी होती है। 6 है कि नेक्स्ट 8 है, यांत्रिक उत्तक प्राय अल्प विकसित या अनुपस्थित होते हैं और सूर्यतापी में यांत्रिक उत्तक सुविकसित होते हैं। इनकी जड़ें छोटी, अल्प शाखित व कम गहराई वाली होती है। इनकी जड़ें अत्यधिक गहरी, सघन एवं अत्यधिक शाखित होती है। ज्यादा सूर्य
तो ज्यादा वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया, तो वाटर की वहां पे कमी होगी, तो वाटर को सर्च करने में इनकी जड़ें अत्यधिक गहरी होती है। नेक्स्ट 10th पॉइंट है, इन पौधों का शुष्क भार कम होता है, इन पौधों का शुष्क भार अधिक होता है। इन पौधों में पुष्पन प्राय देरी से होता है, पुष्प व फल विकसित करने की क्षमता भी कम होती है, इनमें पुष्प शीघ्र विकसित हो जाते हैं और इनमें फल व पुष्प पैदा करने की क्षमता भी अधिक होती है। नेक्स्ट है, ये पौधे अपेक्षाकृत लंबी अवधि की एवं शुष्क व अधिक ताप वाली स्थिति सहन नहीं कर सकते और ये अधिक शुष्कता व अधिक ताप को भी आसानी से सहन कर सकते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट व नाइट्रोजन का रेशियो कम होता है, इनके प्लांट में CN रेशियो जो है अधिक होता है। वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है और प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है, जबकि इनमें प्रकाश संश्लेषण की दर कम होती है लेकिन वाष्पोत्सर्जन और श्वसन की दर अधिक होती है, तो ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होता है इन प्लांट में। इनमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, इनमें कम होती है। बीजों के प्रति शुष्क भार में ऊर्जा की कैलोरीज कम होती है, इनमें ज्यादा ऊर्जा में ज्यादा कैलोरी पाई जाती है। अब ये प्लांट कौन कौन से हैं जो सूर्यतापी होते हैं, तो एक और हम देखते हैं कि हमारे आसपास के परिवेश में पाए जाने वाले सूर्यतापी या प्रकाश प्रिय पादप के नाम है सैमल, सूरजमुखी, सागवान और पॉपुलस और साल। और जबकि जाइलिया, एबीज, टेक्सस, पाइसिया आदि ये जो है छाया प्रिय पौधे होते हैं। तो ये सारे पादप जो है जो छाया प्रिय है वो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये